मैं आपसे बात कर रही थी, अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसके बावजूद आप कैमरे पे बात नहीं कर पाए, लेकिन आपने मुझसे ये कहा था फोन पर कि पूरी संभावना यही है कि क्लियर मेजोरिटी के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। जी आसफा, अभी जो परिणाम देख रहा हूं उसे मैं निराश तो हूं, हैरान नहीं। निराश इसलिए हूं कि भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हमने विपक्ष का समर्थन किया। मेरी अपनी मान्यता रही है कि इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। अपनी मान्यता रही है कि बिहार में अब नीतीश सरकार वो परिवर्तन का माध्यम नहीं बची है। इस वक्त नीतीश सरकार बिहार में जातीय वर्चस्व का एक प्रतीक है और बिहार में कुछ भी ना बदले उसका प्रतीक है। तो बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। इस सब मान्यता के चलते मैं निराश जरूर हूं। निराश इसलिए भी हूं कि पिछले 1 घंटे में अब जो मार्जिन दिख रहा है वो शायद मैंने नहीं सोचा था इतना होगा। अब ये देखिए 190 के करीब पे जा रही है एनडीए और पूरा महागठबंधन सिमट के 50 से कम पे आ रहा है। और मैंने अभी डॉक्टर रॉय के प्रोग्राम पे देखा आंकड़ों, क्योंकि वो आंकड़ों का बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। मैंने देखा कि वोट में कोई 11% का फासला आ रहा है दोनों के बीच में। इतनी मेरी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन मोटी बात कहूं तो मैं हैरान नहीं हूं। हैरान एनडीए की जीत से हैरान नहीं हूं, जैसा मैंने आपको बताया था, कल परसों भी कहा होगा। हालांकि मैंने चुनाव भविष्य बताने के धंधे से बिल्कुल कान पकड़ लिया, बाज आ चुका हूं। लेकिन हैरान इसलिए नहीं हूं कि देखिए शुरुआत से ही मैंने तो वहां कैंपेन भी किया था, महागठबंधन के पक्ष में किया था, लेकिन जमीन पे घूमते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, बात करते हैं, 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट है। पहला, बतौर राजनीतिक गठबंधन एनडीए एक बड़ा गठबंधन है, महागठबंधन एक छोटा गठबंधन। अ, हम सबको याद है कि 2020 में दोनों लगभग बराबर थे, पर थे नहीं। दरअसल दरअसल चिराग पासवान बाहर थे। अगर आप चिराग पासवान और कुशवाहा का वोट वापस जोड़ दें और वीआईपी का घटा भी दें, तब भी एनडीए जो है वो 5% बड़ा था 2020 में भी। लोकसभा चुनाव में भी 8% ज्यादा था। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए, बतौर राजनीतिक गठबंधन एनडीए एक बड़ा कुनबा है। नंबर 2, बतौर सामाजिक गठबंधन, जातीय गठबंधन के तौर पे एनडीए जो है वो एक बड़ा, उसका बड़ा तालाब है जहां वो मछली पकड़ रहा है, और महागठबंधन एक छोटे तालाब में से मछली पकड़ रहा है। महागठबंधन मुस्लिम और यादव, जो कि बिहार के 32% है, और जो उससे जुड़ी हुई कुछ जातियां जो अब जुड़ी हैं, मल्लाह समझ लीजिए, रविदासी समझ लीजिए, मिला के 7-8%। तो 40% के तालाब में उसको अपना वोट पकड़ना पड़ता है। उधर एनडीए के पास 28% के करीब उनका कोर वोटर है, लेकिन उसके ऊपर ईबीसी का 20-22% है, तो वो 50% के तालाब में अपना पकड़ रहा। तो सामाजिक गठबंधन के बतौर एनडीए बड़ा है। तीसरी बात, महिलाओं का वोट, जो कि बिहार में एक स्वतंत्र वोट के रूप में उभरा है, और सामान्यतः मुझे आपको इसका स्वागत करना चाहिए। महिलाएं जाति के बंधन से थोड़ा सा अलग होके, परिवार के वोट से थोड़ा सा अलग होके महिलाएं एनडीए के पक्ष में ज्यादा झुकी हैं और महिलाओं का वोट भी बढ़ा। ये 3 चीजें एनडीए के पक्ष में झुकी हुई हैं। बाकी चीज का तो क्या ही जिक्र किया जाए, जो पूरी व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब सरकारी मशीनरी का खुलकर दुरुपयोग, व्यवस्था का मतलब पैसा और चुनाव आयोग। जी हाँ, योगेन जी, बड़ी तादाद में दर्शक हमारे यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो रोल इलेक्शन कमीशन का है, उसमें तो एक तरह से ये भूमिका पहले से बन चुकी थी कि यही नतीजा आना है। मैं आपकी तमाम बातों से सहमत हूँ। जो सोशल और पॉलिटिकल कोलिशन का आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी पूरा 16 आने सच है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो इलेक्शन कमीशन का रोल है, उसको भी तो जरा इंगित कीजिए। एसआईआर के साये में ये पहला चुनाव हो रहा है। जी अल्फा, मैं उसी पे आ रहा था। अब अगर मैं इसको उलट उलट के देखता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव आयोग का रवैया पूरा पक्षपातपूर्ण रहा, पहले दिन से रहा। एसआईआर पे जिस तरह से वोट काटने का, वो तो सुप्रीम कोर्ट के चलते रुक गया, लेकिन पहली मीटिंग में ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया था कि हम तो 20% वोट बिहार का फेक है, इतना तो कटेगा ही। तो मतलब 1.5-2 करोड़ वोट काटने की शुरुआत की साजिश थी, जो कि 40-44 लाख पे रुक गई। तो उसमें था। दूसरा, आप खुल्लम खुल्ला 10,000 रुपए की रिश्वत बांट रहे हैं, और वो आचार संहिता लागू होते हुए बांटी जा रही है, इसके अंदर दिखाई देता है। चुनाव आयोग का रुख बिल्कुल एक तरफा था। लेकिन मैं एक बारीक अंतर करना चाहूंगा। एक तरफ वो चुनाव होता है हरियाणा का,
जहां चुनाव के बाद जहां बच्चा बच्चा जमीन पे कह रहा है सरकार तो बदलेगी, हर गांव में आप जाइए पूछिए हाँ बदलेगी, ये तो जाने का टाइम आ गया है, और वोट कुछ दूसरा निकलता है। या मध्य प्रदेश का भी मैं आपको याद दिलाऊं, जहां हर कोई व्यक्ति कहता था मामा जी कि अब तो जाने का टाइम आ गया, अब तो बीजेपी जानी चाहिए, और बीजेपी को 9% का लीड मिल जाता है, जो हैरान होते हैं। तो एक तो वो चुनाव है जहां लगता है कि जमीन पे हवा बिल्कुल एक तरफ बह रही थी और परिणाम देखिए कहां निकला। बिहार को मैं उस श्रेणी में नहीं रखता जहां ये हो कि भाई जब जमीन पे हवा एक तरफ बह रही थी और परिणाम दूसरी तरफ निकला। ये हो सकता है कि चुनाव आयोग के एक तरफा रुख से जो हवा एक तरफ थी वो हवा हो सकता है आंधी में बदल गई। ये संभव है, जैसे महाराष्ट्र में कुछ हद तक ये हुआ था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात से इंकार करना चाहिए कि बिहार में एनडीए को एडवांटेज था, और जिस तरह का एंटी इनकम्बेंसी कम से कम मुझे जमीन पे हरियाणा में दिखता था, मध्य प्रदेश में दिखता था, वैसा एंटी इनकम्बेंसी कुछ वर्गों को छोड़ के बिहार में दिखाई नहीं देता था। मैं उस व्यक्ति के नाते कह रहा हूं जो कि नीतीश कुमार के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे, लेकिन चुनाव पूरा हो चुका है, इस वक्त हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, इस वक्त हम विश्लेषण कर रहे हैं। और मैं समझता हूं अलग अलग केसेस को अलग अलग समझना बेहद जरूरी है। नहीं तो हम मतलब विपक्ष इसमें क्या सबक ले वो हम समझने में नाकामयाब रहे। मुझे जी अपने दर्शकों की जानकारी के लिए 2-3 बातें जो आपने कही हैं मैं उन्हें दोहरा देना चाहती हूँ। पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि शुरू से एक फायदा, एक एडवांटेज था जो एनडीए है उसको, क्योंकि उसका सोशल और पॉलिटिकल कोalition बड़ा है। नंबर 2 आप कह रहे हैं कि पूरे तरीके से जो इलेक्शन कमीशन का रोल है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। तीसरे नंबर पर आप ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपए बिहार में बहुत मायने रखते हैं। और इसके अलावा मैं पेंशन का भी जिक्र करना चाहती हूँ, जिसको 600 से बढ़ा के 1100 कर दिया गया। मैं खुद बिहार के गांव में गई, मैंने ये सवाल पूछा भी नहीं था और वहां बुजुर्ग महिलाएं आके कहने लगी कि हमें 1100 रुपए दे रहे हैं नीतीश कुमार। वो ये नहीं समझती कि ये उनका अधिकार है या ये पैसा जो है वो आम आदमी के टैक्स के पैसे से आ रहा है, या उसमें उस महिला का भी टैक्स शामिल है जिसमें वो सामान खरीदती रही है, उसमें भी जो इनडायरेक्ट टैक्स दे रही है वो। लेकिन वो समझती है कि नीतीश बाबू उसे पैसा दे रहे हैं, तो ये 10,000 रुपया आना बंद हो जाएगा। एक तो ये एक बड़ी चीज थी, दूसरी ये पेंशन जो बढ़ा दी गई, ये भी एक सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर है पैसे का। और तीसरी बड़ी बात जो ये आम औरतों की फौज तैयार कर ली। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एक महिला अधिकारों की मैं कहूंगी वकील के तौर पे मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि एक बहुत ही फ्यूडल समाज में अगर औरत को कुछ एजेंसी मिल रही है तो ये अच्छी बात है, लेकिन उस एजेंसी का इस्तेमाल कौन कर रहा है? जो जीविका दीदी है उनके तौर पर तो हजारों औरतों की एक फौज खड़ी कर दी नीतीश कुमार ने उनके फेवर में। औरतों को बूथों पे ले जा कर वो वोट डलवा रही थी। जी हाँ, वो मैं पेंशन में और इसमें अंतर करता हूं। देखिए, पेंशन बढ़ाने की घोषणाएं अमूमन सरकारें चुनाव से कुछ 6 महीना पहले कर देती हैं। बिहार में हुआ, ये बाकी राज्यों जैसा था। ये जो 10,000 वाली घूस दी गई है ये अभूतपूर्व, मतलब ये मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर एक योजना बनाई गई, आनंद फानन में बनाई गई, चुनाव से 6 महीना पहले बनाई गई, लेकिन कम से कम योजना थी। बिहार में जो हुआ है वो इस मायने में अभूतपूर्व है कि ये कोई योजना नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि भविष्य में आपको हर महीने इतना रुपया मिला करेगा इत्यादि इत्यादि। बिल्कुल शुद्ध चुनाव से पहले महिलाओं के हाथ में 10,000 रुपए पकड़ा देना, चुनाव आयोग की नाक के नीचे ऐसा करना, और ये सारा मनी ट्रांसफर जो हुआ वो आचार संहिता लागू होते हुए हुआ। ये सब बातें अभूतपूर्व है जो कि इसे ऐसी चीज बना देती है। फिर तो और इसको एक बीजेपी के व्यक्ति बैठ के समझा रहे थे कि देखिए जो हमने महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, उससे राज्य की इकोनॉमी गड़बड़ा गई, क्योंकि हमने प्रॉमिस कर दिया, फिर बाद में हमें इतना देना पड़ा, बजट के ऊपर इतना बोझ पड़ा। इसलिए अब हमने फिस्कली बहुत ठीक कर लिया है कि बस चुनाव के टाइम पैसा दिया जाएगा, ना उससे पहले ना उससे आगे। ये तभी हो सकता है अर्थात अगर इस देश में चुनाव आयोग संस्था ना हो और उसने काम करना बंद कर दिया हो, तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि ये सोचना कि जो कुछ बिहार में हुआ, यानी कि महागठबंधन की अगर हार होती है, जो बहुत बड़ी जो हार हो रही है हमारी आंख के सामने है, वो केवल और केवल चुनाव आयोग की गड़बड़ी के कारण है, ऐसा मानना हमें अपनी राजनीतिक समझदारी से दूर लेके जाएगा। चुनाव आयोग जो कर रहा है उसके बारे में तो मैं खुल के बोलता ही रहा हूं, आज भी बोला है, पहले भी बोलता हूं, लिखता भी रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट भी गया हूं। लेकिन इसके साथ साथ ऑपोजिशन को अपने गिरेबान में झांकना होगा, ये सोचना होगा कि वो सामाजिक न्याय की क्रांति के अग्रदूत लालू प्रसाद यादव
जो कि बिहार के गरीब गुरबा के नेता थे। केवल मुसलमान और यादव के नेता नहीं थे, वो गरीब गुरबा के नेता थे, बिहार के तमाम पिछड़े लोगों के अग्रदूत थे। वो जो क्रांति थी वो केवल यादव और मुसलमान में क्यों सिमट गई, इसके बारे में सोचना होगा। सोचना इसके बारे में होगा कि आज भी बिहार का युवा जो कि बेरोजगारी से त्रस्त है, आज भी बिहार का साधारण व्यक्ति जो गरीबी से त्रस्त है, वो विपक्ष में उस तरह की उम्मीद क्यों नहीं देख पा रहा है। इन सवालों के बारे में अपने गिरेबान में झांकना होगा। योगेंद्र जी, लेकिन एक शब्द होता है अंग्रेजी में कि मैनेज डेमोक्रेसी, इसको पूरे तरीके से मैं कहूंगी कि प्रबंधित है ये डेमोक्रेसी, जिसको मैनेज किया जा रहा है। जिस सामाजिक आंदोलनों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिससे बिहार वो बनता है जो आज का बिहार है, जिससे जो कास्ट, जिसे लोग कहते हैं कि जातिवादी राजनीति है, लेकिन ये जाति, जो पिछड़ी जातियों के खासकर लोग हैं, उनको उनके बिना सत्ता में कोई आ नहीं सकता, ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था। और मैं कहती हूँ इसके लिए सिर्फ हम लालू प्रसाद यादव का जिक्र तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनके साथ ही नीतीश कुमार, जिस सामाजिक आंदोलन की कमाई वो अभी तक खा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अगर, पहली बात तो ये है कि इस मैनेज डेमोक्रेसी पे आपका क्या कहना है? मैं एक ऐसा ओपिनियन भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस वक्त, जो कि आम बिहार का वो व्यक्ति जो ये समझता है कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए भाजपा मशहूर है, जिस तरह का चुनावी कैंपेन हमने बिहार में देखा है। और दूसरी बड़ी बात जो है, जिस लालू प्रसाद यादव की जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके जो वकील हैं वो अपने आप को हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में इस मैनेज डेमोक्रेसी के बारे में आपका क्या कहना है? अर्थात इसमें तो कोई संदेह नहीं, हमारी डेमोक्रेसी में सब कुछ मैनेज्ड है, सरकार मैनेज्ड है, मीडिया मैनेज्ड है, पैसा मैनेज्ड है, और जो इलेक्शन कमीशन भी मैनेज्ड है, ये सब है। तो ये तो आपको एक ऐसे मैदान पे दौड़, जहां एक व्यक्ति मैदान पे दौड़ रहा है और आपको ढलवा सड़क के ऊपर की तरफ दौड़ना है, आपको सड़क पे चढ़ना है और दूसरे को मैदान पे चलना है, ये हमारी लोकतंत्र की आज यथास्थिति है। इससे इनकार करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन दो चीजें आप देखिए अल्फा, बिहार की ये दो तीन चीज आपको कई वर्षों से पता है। नंबर एक, कि बिहार की ईबीसी जो है, पिछड़ों में जो अति पिछड़ा है, वो वो आरजेडी के साथ नहीं है, वो नीतीश कुमार के पक्ष में है। नंबर दो, महिलाओं का रुझान एनडीए नीतीश कुमार के पक्ष में रहा है। नंबर तीन, लोगों के मन में मीडिया के उछालने की वजह से भी बार बार ये छवि रहती है कि भाई लालू जी के यादव के आखिरी राज में कुछ ऐसा हुआ था जो बहुत अराजकतापूर्ण माहौल था। अब इन तीनों चीजों का कोई एक प्रभावी काट विपक्ष क्यों नहीं बना पाता है, इस सवाल पे हमें विचार करना होगा। आपने नीतीश कुमार का नाम लिया। नीतीश कुमार संयोग से मेरे गुरु भाई हैं, यानी कि वो जिन्हें किशन पटनायक को वो अपना गुरु बताते हैं, वो मेरे भी राजनीतिक गुरु थे। और इस लिहाज से मैं तो बहुत बेहद निराश हूं नीतीश कुमार जी ने जो कुछ किया है, क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त बिहार में एक तरह से अगड़े वर्चस्व के सबसे प्रभावी प्रतिनिधि के रूप में है। क्योंकि बिहार में अ, अगड़ी जातियों का वर्चस्व कोई अगड़ी जाति का नेता नहीं बना सकता, वो नेता पिछड़ी जाति से ही आना होगा जो कि अगड़ों का वर्चस्व सुनिश्चित करे, और ये भूमिका नीतीश कुमार अदा कर रहे हैं। बिहार में जो आपने मतीय राज कहा, मेजोरिटेरियनिज्म कहा, क्योंकि वो अपने नंगे स्वरूप में नहीं है, वो उत्तर प्रदेश जैसे स्टाइल में नहीं है, बुलडोजर वाले स्टाइल में नहीं है। लेकिन एक बीजेपी जो कि बिहार की बहुत कमजोर पार्टी हुआ करती थी, नंबर 2 नहीं नंबर 3 4 की पार्टी हुआ करती थी, वो पार्टी आज बिहार की बहुत मजबूत पार्टी बने, उसमें नीतीश कुमार की अपनी भूमिका, और मेरी नजर में उनका ये पाप जो है वो हमेशा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये खबर भी आपको लेकिन बता देती हूँ कि अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा नजर आ रहा है उसके मुताबिक एक नंबर से कम बीजेपी आगे निकल रही है जेडीयू से। तो दोनों 80-80 के आसपास नजर आ रहे थे और अब 80 और 82 का फर्क नजर आ रहा है। तो आप हैरान तो नहीं होंगे अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है बिहार में? और उसमें नीतीश कुमार की अपनी भूमिका है। नीतीश कुमार की इतिहास नीतीश कुमार को अगर याद करेगा तो हो सकता है उनके शुरुआती समय में उन्होंने जो विकास के काम किए उसके लिए याद करे, सड़क के लिए याद करे, और याद किया जाना चाहिए। सच यह है कि लालू जी के आखिरी राज में राजकाज की स्थिति बेहद खराब थी और नीतीश कुमार जी के आने से इंप्रूव हुई।
लेकिन इतिहास उन्हें इस बात के लिए भी याद रखेगा कि बिहार में सामाजिक न्याय के रथ को पलटने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इतिहास उन्हें इस बात को भी याद रखेगा कि बीजेपी की ताकत को बिहार में लाने के लिए जो वाहक की भूमिका वो नीतीश कुमार ने अदा की। योगेंद्र जी, ये मुझे बताइए, फिलहाल अभी मैंने कार्यक्रम शुरू करते ही तो बोल दिया कि 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, लेकिन क्या ये भी कोई संभावना है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए? कई लोग जो भाजपा के चाहने वाले हैं बिहार में, और ऐसे बहुत से लोग मुझे खुद मिले, वो कहते थे कि अब की बार तो हमें बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर चाहिए। जो डबल इंजन की सरकार है, उसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी सिर्फ एक छोटा पार्टनर हो या सेकंड पार्टनर हो, हमें तो बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी कभी ना कभी नीतीश कुमार का शिंदे बनाना चाहती है। लेकिन जो आज की परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे संभव नहीं होगा। चाहे बीजेपी इस वक्त 82 दिख रही है, लेकिन हम्म। नीतीश कुमार कोई 30-40 पे नहीं है, 80 सीट वाले हैं। और हम्म। याद रखिए, अगर नीतीश कुमार चाहें और जो कई बार पलट चुके हैं, अगर दूसरी तरफ पलट दें तो सरकार उधर बनेगी। बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बना सकती है। तो अभी तो इस देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी देर सवेर जनता दल यूनाइटेड को हड़पने की कोशिश करेगी। वो इंतजार कर रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो अपना कोई देवेंद्र फडणवीस लाने की ताक में रहेगी। आज की स्थिति में ये देखते हुए कि नीतीश कुमार के को जब हराने की कोशिश बीजेपी ने की थी 2020 में, तो क्या हालत हुई थी। और आज जब हराने की कोशिश नहीं की, नीतीश कुमार को सामने रखा है, तो क्या स्थिति है, ये देखते हुए अभी नीतीश बीजेपी के लिए ये करना कठिन होगा। ये हो सकता है नीतीश कुमार को शिंदे बनाने के बजाय उनको कहीं ऊपर ले आए, केंद्र में कोई और करें। देर सवेर जनता दल यूनाइटेड की वही गति होनी है जो कि शिवसेना की हुई, जो कि महाराष्ट्र में एमजीपी की हुई, जो कि आसाम में असम गण परिषद की हुई है। अंततः बीजेपी उनको एक छोटे पार्टनर के रूप में और दबा के करेगी। ये बीजेपी ने हमेशा अपने पार्टनर्स के साथ बड़ी किया है, चेतावनी है लेकिन वो योगेंद्र आज होगा जी। ऐसा नहीं लगता। बहुत बड़ी चेतावनी है ये, और आपकी बात जो है वो पूरे तरीके से नकार नकार खाने में तूती की तरह गूंज रही है। ये बात बिहार में, ये बात मैं आम आदमी के मुंह से सुन के आई हूँ, क्योंकि बिहारी का जो विजडम है वो रेलवे स्टेशन पर, स्कूल्स पर, बस स्टैंड पर, होटल में, रेस्टोरेंट में, सब जगह नजर आता है। जो बात आप कह रहे हैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, यही नक्कार खाने में तूती की तरह बिल्कुल आवाज सुनते हुए मैं बिहार में आई हूँ। अब मुझे ये बताइए, हमने बहुसंख्यकवाद का तो जिक्र किया, लेकिन बहुसंख्यकवाद के जो रिसीविंग एंड पर है, दूसरे मुहाने पर, वो है बिहार का मुसलमान। क्या वो इस बात में संतुष्टि करे कि नीतीश कुमार बीजेपी के बावजूद भी, आप खुद ही कह रहे थे कि जो कम्युनलिज्म है, जो यूपी ब्रांड ऑफ कम्युनलिज्म है, उसको उन्होंने दाखिल नहीं होने दिया, कहीं ना कहीं उसको एक चेक में रखा, एक संतुलन में रखा। और दूसरी तरफ जो ये समझते हैं लोग कि एक आरजेडी का भी एक तरह का गुंडा राज है, कुछ लोग उसके भी रिसीविंग एंड पर रहे हैं, कम से कम कुछ लोग आरजेडी में ऐसे हैं कि उनको भी नियंत्रण में रखते हैं। एक ऐसा सेक्शन भी है लोगों का जो ये समझता है कि इन दोनों को नियंत्रण में रखने वाले नीतीश कुमार, अंग्रेजी में इक्विलिब्रियम यानी संतुलन जो है उसको बना के रखते हैं बिहार का। तो मुझे बताइए कि क्या जो बिहार का मुसलमान अभी ये देख रहा है कार्यक्रम, क्या आप उसे बताना चाहते हैं कि जो स्टेटस को है, जो यथास्थिति है बिहार में, वो बनी रहेगी? मुझे डर है कि धीरे धीरे बिहार में यूपी ब्रांड पॉलिटिक्स आएगी। मुझे डर है कि नीतीश कुमार जो एक तरह के मुखौटे का काम करते रहे हैं काफी समय तक, वो मुखौटा धीरे धीरे उतरेगा। और मुझे डर है कि बिहार में अब एक धीरे धीरे, रातों रात नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने कुछ समय तक उस नंगी सांप्रदायिकता से बिहार को दूर रखा है। और सच ये है कि बिहार के मुसलमान के मन में नीतीश सरकार को लेके उस तरह का गुस्सा और डर नहीं है जैसा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बारे में है ना। आप आज बात कीजिए, वो नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अब बहुत थोड़े समय का मामला है, क्योंकि बिहार में ट्रांजिशन होना है, हर कोई जानता है। नीतीश कुमार का अपना स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, और नीतीश कुमार की पार्टी भी सुनते ये हैं कि पिछले दरवाजे से बीजेपी उस पर धीरे धीरे कंट्रोल करती जा रही है। तो कब ये कब्जा होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकूंगा कि बिहार में नीतीश कुमार बिहार में उस तरह की सांप्रदायिकता वगैरह नहीं आएगी। मेरा डर है कि वो आएगी, और मेरा डर है कि नीतीश कुमार उसके लिए रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं, लेकिन वो रातों रात नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं।
रातों रात नहीं होगा, ये तो कामना हमारी भी है। लेकिन बिहार के लिए मुझे बताइए कि अब तो आप बिहार का हम जिक्र कर रहे हैं, इसके बाद बंगाल भी है, असम भी है, इसके बाद ये भी बताते चलिए योगेंद्र जी कि अब देश की राजनीति की दिशा को आप किस तरह से देख रहे हैं। आपकी जो पारखी नजर है, जो दूरंदेशी आपके भीतर है, उसके उसके हिसाब से आप क्या बता रहे हैं हमारे दर्शकों को? क्योंकि कहीं पर भी आप ये देखिए, ऑपोजिशन की पूरी पॉलिटिक्स जो कमजोर हो रही है, हर उस नागरिक के लिए ये एक चेतावनी है, हर एक नागरिक के लिए दिल तोड़ने वाली बात है जो ये समझता है कि संविधान के रखवाले वो पॉलिटिकल पार्टियां जो भारत के धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी संविधानवादी चरित्र को बना के रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए खतरनाक सिंबल है और सिग्नल भी है साथ साथ कि एक ही राज्य में 5वीं बार एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा है। इसमें और अथॉरिटेरियनिज्म में क्या फर्क है? बहुत नजदीक उसके चला जाता है, जिसमें एक पूरी पीढ़ी जवान हो गई पैदा होकर, जिसने कोई दूसरा चेहरा देखा ही नहीं। बहुत हद तक ये गुजरात का मॉडल नजर आता है। अल्फा, मैं अगर राष्ट्रीय राजनीति के लिए केवल इम्प्लीकेशन देखूं, बिहार के लिए नहीं, तो मैं कहूंगा आज का परिवर्तन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं। अ, उस इसकी तुलना में जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, वो कहीं ज्यादा झटका था, बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो लोकसभा के परिणाम को पलट देता था। बिहार में जो हुआ है, मोटे तौर पे लोकसभा चुनाव की दोहराव हुआ है, थोड़ा सा उससे भी आगे जा रहा है, जिसमें मैं थोड़ा हैरान हूं। मोटे तौर पे दोहराव है। तो बिहार के चुनाव से पूरे देश का कोई रुझान पता लग रहा हो, ऐसा मैं नहीं मानता। और मैं ये भी नहीं मानता कि आने वाले चुनाव में केरला में और तमिलनाडु में कुछ होगा, उससे कुछ बहुत ज्यादा देश का रुझान पता लगेगा। हाँ, बीजेपी की निगाह इस वक्त बंगाल पे है। अगर बीजेपी बंगाल हथिया लेती है, उसका देश की राजनीति के लिए एक रुझान, एक संकेत हो सकता है। और दूसरी तरफ असम को बीजेपी क्या बचा पाती है, या असम में कांग्रेस आ जाती है, उसका देश के लिए कुछ एक इशारा होगा। लेकिन कुल मिला के यदि आप मुझसे पूछें, तो देश की राजनीति का बड़ा संकेत अगर आएगा तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से आएगा। इसके इस बीच हर छोटी बड़ी चीज हम लोग रीड करते ही रहते हैं, लेकिन देश की राजनीति का कुल मिला के रुझान का बड़ा प्रतीक, बड़ा संकेत और सबसे बड़ा इम्तिहान उत्तर प्रदेश में होगा। बिहार पे उस लिहाज से पूरे देश के लिए कुछ अलग नया रुझान या संकेत मिला हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, बिहार के लिए है। तुलना अभी भी मैं गुजरात से नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरह का अथॉरिटेरियन रूल गुजरात में रहा है, वो बिहार में नहीं है। क्योंकि बिहार में आज भी एक कोalition की सरकार है, और आज की वर्डिक्ट भी इसको साबित करती है कि गठबंधन के बगैर उनका बीजेपी का कोई गुजारा नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अर्थात इन सब बातों के साथ साथ मैं फिर कहूं, जब एक उंगली हम उस तरफ उठाते हैं, तो दो तीन उंगली हमारी तरफ उठती है। और वो उंगली है, ये पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों है। बात जरूर है कि जंगल राज की बात है, उसको मीडिया ने बहुत उछाला है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें तिल का ताड़ बनाया गया है। लेकिन विपक्ष ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकता जिससे कि एक औसत बिहारी को लगे कि हाँ देखिए, लालू जी के जमाने में 2000-2005 में जो कुछ भी हुआ, अब तेजस्वी है, नया लड़का है, वो मामला नहीं। ये साबित करने के लिए तेजस्वी कुछ कर सकते हैं ना। ये पता है कि ईबीसी का वोटर आपसे दूर गया है, और उस ईबीसी को कुछ नहीं मिला है बीजेपी के राज से, उस ईबीसी को नीतीश कुमार के राज से वास्तव में कुछ फायदा नहीं हुआ है। उसको जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया जा सकता? और अगर प्रशांत किशोर गांव गांव घूम सकते हैं 2 साल 3 साल, तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं घूम सकते गांव 2 साल 3 साल? सच बहुत आपको बहुत कहूं, अच्छी आपने बात अगर कही वो और 2 साल घूमते, तो आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। होते भी। इससे ज्यादा और क्या कहेंगे आप वाकई कि अगर ऐसी इतनी मेहनत कर पाते। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक व्यक्ति जो घूम रहा है गांव गांव, मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ, जो हजारों किलोमीटर पैदल चल गया वो व्यक्ति, अभी जो वोट अधिकार यात्रा थी, और इसी पर मैं इन दो सवालों के साथ ही आप, मैं जानती हूँ कि आपके और भी कमिटमेंट है, तो मुझे ये बताइए कि सब इससे पहले कि मैं तेजस्वी यादव के बारे में बात करूं कि क्या वो हमेशा एक चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग रहेंगे, राहुल गांधी, उनकी रणनीति, उनकी राजनीति, उनकी यात्राएं और उनकी पॉलिटिक्स, इस पर क्या ये टिप्पणी है एक कि वो काम नहीं कर रहा है, इट इज नॉट वर्किंग? देखिए, बिहार में कांग्रेस के पास बहुत कम जनाधार है। बिहार में कांग्रेस के पास गुडविल है, कार्यकर्ता नहीं, जमीन पर आधार नहीं। इसलिए राहुल गांधी की वोटाधिकार यात्रा से एक फायदा जरूर हुआ, वो ये कि चुनाव आयोग डर गया।
बीजेपी डर गई और उन्हें लगा कि नहीं भाई और वोट नहीं काटने चाहिए, नहीं तो 65 लाख नहीं, ये तो 1.5-2 करोड़ वोट काटने की तैयारी में थे, तो वो तो फायदा हुआ। जहां तक चुनाव परिणाम की बात है, उसके लिए कांग्रेस को जितनी दीर्घकालिक मेहनत करनी चाहिए वो किसी एक यात्रा से नहीं होगी। अगर कांग्रेस आज कमर कस के काम करना शुरू करे, एक रविदासी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, बहुत अच्छी बात है। कुछ ईबीसी को टिकट दी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आखिरी 15 दिन में आप कुछ भी कर लीजिए, कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि आखिरी 15 दिन में, आखिरी एक महीने में कुछ भी करके बिहार में चुनाव के परिणाम को पलट सके। अभी की जो स्थिति देख रहा हूं वो तो कांग्रेस सिंगल डिजिट में आ गई है। पिछली बार कम से कम 19-20 सीट तो थी, अब तो उससे भी कम पे आ रही है। तो एक तरह से जीरो से राजनीति शुरू करने का समय है और लंबी लड़ाई करनी होगी कांग्रेस को, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। तो अभी से बिहार में ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ी संभावना थी। बिहार में कुल मिला के जो महागठबंधन का होता वही कांग्रेस का होना था। महागठबंधन डाउन है, आरजेडी भी डाउन है, सीपीआई एमएल जिसने काफी काम किया था, जमीन पे बहुत मेहनत भी की थी, वो बिल्कुल वो खत्म हो रही है। तो साथ में कांग्रेस भी डाउन है, इसके बाद ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन योगेंद्र जी, दो इलेक्शन 2020 का चुनाव उसे भी आपने नजदीक से देखा, मैं भी वहां गई थी, गांव देहात में भी गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2025 का चुनाव, 5 सालों में क्या फर्क है? वही व्यक्ति, वही चेहरे, वही पॉलिटिक्स, वही सोशल कोalition। प्रधानमंत्री भी यही थे यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार थी केंद्र में। बदला क्या है 5 साल में ऐसा? ये मुझे बताइए, जो बम्पर ये वोट मिल रहे हैं इनको, किस बात के लिए मिले हैं? ये भी तो बताते चलिए कि आखिर ये वोट क्यों मिल रहा है? क्या इतने लोग जो लाखों की तादाद में पलायन कर रहे हैं, जो पहले से ज्यादा बढ़ा है पलायन, क्या उस लिए वोट किए जा रहे हैं? क्या जितनी गुर्बत बिहार में देखी जाती है लगातार, उसको लगातार बनाए रखने के लिए, उस गरीबी को इसलिए वोट मिल रहे हैं? या 2 4 6 सड़कें बना देने की वजह से बिहार की जनता सोचती है कि नीतीश कुमार को ही चुन लेते हैं? अल्फा, मैं समझता हूँ आपकी बात, और ये हम सबके मन में सवाल रहता है। हम सब मानते हैं कि अगर लोकतंत्र जो है वो गरीब की आवाज बनेगा, और दुनिया में कहीं इतनी भयंकर गरीबी हो जैसी बिहार में आज भी है, आंख से दिखती है, 4 कदम चलो आपको गरीबी दिखाई देती है, और हम सब मानते हैं कि लोकतंत्र उस गरीबी की दवा साबित होगा। और जब वो नहीं होता तो हमारा हैरान होना स्वाभाविक है, हमारा क्षुब्ध होना भी स्वाभाविक है। लेकिन अंततः लोकतंत्र में जो जमीन का मुद्दा है वो चुनाव का मुद्दा नहीं बनता जब तक उसे बनाया न जाए। जब तक लोगों को, बिहार में गरीबी है ये अपने आप में सरकार उखाड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक लोगों को ये न दिखे कि कोई दूसरा है जो कि उस गरीबी का प्रभावी विकल्प दे सकता है, जिसको मैं अपना समझ सकता हूं। बेरोजगारी है, पलायन है, लेकिन कोई दिखना चाहिए जो ये कर सके कि हाँ ये आ जाएगा तो कम से कम इतनी बेरोजगारी तो नहीं होगी, कुछ तो ये करेगा। ये नहीं हो पा रहा है बिहार, इसलिए। और देखिए, वो जो 2-3 चीजें जो आज से 5 साल पहले भी स्पष्ट थी, चाहे ईबीसी का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, चाहे वो ये जंगल राज, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह के आरोप हो, इन सब के बारे में विपक्ष कुछ बड़ा कर नहीं पा रहा है पिछले 4-5 साल में। तो चुनाव आयोग का सवाल जरूर है, पूछना चाहिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता जो गिरी है उस पर जरूर सवाल उठाने चाहिए, लेकिन साथ साथ में अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। नहीं तो इस चुनाव से और इस जो एक निराशाजनक प्रदर्शन है जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत निराश हूं, उससे हम सबक नहीं सीख पाएंगे। मेरी दिलचस्पी सबक सीखने में है ताकि हम आगे बढ़ सकें। योगेन जी, मैं कई बातें जो दर्शकों तक मैं समअप करना चाहती हूँ, जो आपने अब तक कहा है, और मेरी बात से उम्मीद है कि आप सहमत होंगे। आप ये भी कह रहे हैं, आपने सबसे बड़ी बात ये कही है कि अगर विपक्ष के नेताओं को कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो फिलहाल जो लोग सत्ता में हैं, जिसको हम बीजेपी कह रहे हैं, या उनके जो साथी लोग हैं। पहली बात तो आपने कहा है कि तेजस्वी यादव अगर इसी तरह से सड़कों पर निकल जाते तो जन स्वराज की तरह उनको सीटें मिले ना मिले, लेकिन ये बात सच है कि उनका जनाधार जरूर बनेगा इस चुनाव में। और आप ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री होते, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। दूसरी बड़ी बात आपने कही है कि किस तरह से अंदर खाने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को उसका शिंदेकरण करने की कोशिश होगी, उसे उसे अंदर से ही खोखला बनाने की कोशिश होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं जिससे थोड़ी संतुष्टि उन लोगों को हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि जो संविधान और उदारवाद और धर्मनिरपेक्षता या गरीब और अमीर के बीच जो खाई बढ़ रही है उसको कम करने की बात करते हैं, वकालत करते हैं कि बहुत बड़ा कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं है, कोई नाटकीय बदलाव बिहार के इस चुनाव को आप नहीं देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया
हमेशा वॉइस ऑफ रीजन बने रहने के लिए, वो व्यक्ति और वो आवाज जो कि कहीं ना कहीं एक पूरे, मैं कहूंगी, इस ऐसे माहौल में जहां बिल्कुल सेंस नहीं बनता, वहां थोड़ा सेंस दे देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया।